स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आपको आज मैं पढ़ाऊंगा मैथ की अपनी क्लास नंबर 9। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर जल्दी से बैठ जाइएगा। आज हमारी क्लास नंबर 9 शुरू होने वाली है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक मेरी पहली 8 क्लासों को ना देखा हो तो इससे पहले की सभी 8 क्लासों को सभी प्यारे बच्चे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी ये गणित की सीरीज आपको सभी परीक्षाओं में बहुत मदद करेगी। आप सभी की बहुत हेल्पफुल वो सभी क्लासें होंगी। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे मैथ की क्लास नंबर 9। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के सारे सवाल, आज के सारे प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की क्लास का सवाल नंबर पहला आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, क्लास को एंड तक देखेंगे और 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग एंड तक देखिएगा। बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर पहला क्या कहता है, देखिए ध्यान से। ये जो सवाल नंबर पहला है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस वगैरह परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर पहला। एक व्यापारी अपने सामान पर 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ कमा लेता है। यानी कि एक दुकानदार है, वो करता क्या है, वो 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ कमा लेता है। तो ज्ञात कीजिए उसने उस वस्तु के अंकित मूल्य में उसको कितनी प्रतिशत वृद्धि कर देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल नंबर पहला है, ये कई प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैं इसको दूसरी भाषा में इसका अनुवाद भी कर सकता हूँ। कैसे, देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान पर कितना % रेट पहले ही बढ़ाकर लिख दे, कितने % रेट पहले ही बढ़ाकर लिख दे कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 5% का लाभ मिल जाए। बात आ रही है ना समझ में। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य कितने % बढ़ाकर लिख दे, ताकि यदि वो कस्टमर को 10% का डिस्काउंट भी दे तो भी उसको 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। बड़ी गजब की ट्रिक इसकी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए करना क्या है, जितनी भी ये दो % जो आपको ये देगा, दोनों परसेंटेजों को आपको ऐड करके लिखना है। दोनों परसेंटेजों को आपको सबसे पहले ऐड करना होगा। 10 और 5 15 बटे में जितने % का डिस्काउंट आपको दिया गया है, जितने भी % का डिस्काउंट आपको दिया गया, उसे 100 में से घटाकर नीचे लिखिए। 100 में से घटाकर नीचे लिखिए और गुणा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। क्यों, परसेंटेज में बदलने के लिए। करना क्या है, दोनों परसेंटेजों को जोड़िए, बटे में जितनी भी डिस्काउंट आपको दिया गया उसको 100 में से घटाकर नीचे लिखिए। 100 में से 10 गए 90 और गुणा में 100 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी ये 50/3% आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3% आपका इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत गजब का जुगाड़ है बच्चे, सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ आते हैं हम सवाल नंबर 2 की ओर। जो सवाल नंबर 2 है, बड़े ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा भी और तीसरा भी दोनों चक्रवृद्धि ब्याज के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है। कोई धनराशि यानी कोई प्रिंसिपल, कोई धनराशि कोमा चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने आप की 8 गुणी हो जाती है। 3 साल में अपने आप की 8 गुणी हो जाती है। बताइए ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी। वार्षिक संयोजित ब्याज है, वार्षिक संयोजित ब्याज है। कह रहा है ब्याज की दर कितनी होगी यदि कोई पैसा 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल का बड़ा बेहतरीन जुगाड़ मैं आपको देता हूं। देखिए, 8 गुना होने का मतलब क्या है कि बैंक में 1 रुपया जमा किया था और हो गया 8। 8 गुना होने का क्या मतलब होता है, 1 रुपया जमा करा था और हो गए 8।
आप चाहो तो नीचे 100 रुपये जमा कर सकते हो, 100 रुपये जमा कर सकते हो तो 800 हो जाएंगे, लेकिन इन 2 जीरो से 2 जीरो कट के वो फिर वापस 8/1 हो जाएगा। तो आप इस सवाल को सदैव 1 रुपया मानकर करिए, ठीक है। तो बाबू जमा किया था 1 रुपया और हो गए कितने, 8 रुपये। क्लियर है ना बात, इसी को तो कहते हैं 8 गुना होना। अच्छा, एक तो ये सवाल आपसे 3 वर्ष में पूछेगा और एक ये सवाल आपसे पूछा जाता है बच्चे 2 वर्ष में। तो जब ये 3 वर्ष का सवाल हो तो इस 8/1 का क्यूब रूट लेंगे, इस 8/1 का क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। 8/1 का क्यूब रूट मेरे बच्चे 2/1 होता है। तो अब क्या करना है, यानी 1 रुपया जमा करा था, फाइनल कितने बन गए, 2 रुपये बन गए, यानी 1 रुपया ब्याज लगा कितने रुपये पर, 1 रुपये पर। 1/1 को क्या कहते हैं बच्चे, 100%, यानी ब्याज की दर कितनी परसेंट है, 100%। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चे समझ गए ना आप, 8 गुने का मतलब क्या होता है, जमा किए थे 1 रुपया और हो गए 8 रुपये। ये क्वेश्चन या तो 3 साल पे होगा या 2 साल पे होगा, ना 2.5 साल पे होगा, ना 3.5 साल का होगा। क्लियर है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकलवाएगा ये आपसे, ठीक है। तो आपको 3 साल है तो क्यूब रूट ले लेना, 8/1 का 2/1 हो जाएगा, यानी 1 रुपये के 2 रुपये हो गए, 1 रुपये के 2 रुपये हो गए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 1 रुपये पर 1 ही रुपया ब्याज लग गया, तो 1/1 का फ्रैक्शन होता है 100%। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आइए सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप को 2 गुना कर लेती है, अपने आप को डबल कर लेती है, 100 के 200 कर लेती है। तो बताइए यही राशि अपने आप की 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो बड़ा प्यारा सा सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का। सवाल नंबर 2 का ही भाई है सवाल नंबर 3। तो ध्यान से देखिएगा, कोई धनराशि 15 वर्षों में अपने आप की डबल हो जाती है। बताइए 8 गुनी कितने साल में होगी, 4 गुनी कितने साल में होगी, 16 गुना कितने साल में होगी, 32 गुना कितने साल में होगी। 2 सेकंड की टेक्निक बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। ये जो नीचे 8 गुना देगा, ये जो नीचे 8 गुना देगा, इस 8 को इस ऊपरले वाली संख्या की पावर के रूप में लिखना होता है। जुगाड़ है ये इसका बेटा। इस 8 को इस ऊपरले वाली संख्या के पावर के फॉर्म में लिखना होता है, यानी इस 8 को इस 2 की पावर में आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, 2 की पावर में 3 लिख सकते हो। नॉर्मल सी बात है, हो गया सवाल। इस 15 की गुना इस 3 में कर दो, आंसर आ गया 45 साल। इस 15 की गुना किस में कर दो, पावर में कर दो। जितनी भी पावर आएगी 15 तिया 45 साल इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गारंटी लेता हूं मैं, इससे छोटी ट्रिक पूरे YouTube में आपको मिलेगी नहीं, पूरी गारंटी है मेरी इस बात की। कहीं मिले तो मुझे बता देना। आइए सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 बेटा पार्टनरशिप का, साझेदारी का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले ही साल यूपी पुलिस की परीक्षा में दिया था ये। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखना भाई। 3 लड़के ABC हैं, बोर्ड पर सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सभी बच्चे देखेंगे। एक व्यवसाय की साझेदारी में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। ए ने जितनी भी पूंजी थी बिजनेस में, जितना भी पैसा लगाया गया, ए नाम का लड़का टोटल पैसे का 1/6 भाग लगाता है। कितने समय के लिए लगाता है, टोटल टाइम के 1/6 समय के लिए लगाता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बी उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में टोटल धन का 1/4 भाग लगाता है। कितने समय के लिए लगाता है, टोटल टाइम के 1/4 समय के लिए लगाता है। और सी क्या लगाता है, सी शेष धनराशि, सी शेष धनराशि टोटल टाइम के लिए लगाता है। टोटल टाइम के लिए जितना भी टाइम बिजनेस चला, सी शुरू से लेकर एंड तक रहा। यदि पूरी अवधि के लिए लाभ 19,400 रुपये था, यदि टोटल अवधि के लिए लाभ 19,400 रुपये था, है ना। यदि बिजनेस के एंड में 19,400 रुपये का लाभ हुआ, बताइए ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा कितना कितना होगा। यकीन मानिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान से एक बात पहले मेरी सुनिए,
जो आदमी जितना पैसा जितने समय के लिए लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसी हिसाब से वो लाभ का हकदार होता है। ये बात सब जानते होंगे। यानी पूंजी और समय की गुणा किसका रेशो होती है? प्रॉफिट का रेशो होती है, लाभ का रेशो होती है। पूंजी और समय की गुणा लाभ का रेशो होती है। इस सवाल में ना तो आपको ये दिया गया कि किसने कितना पैसा लगाया, ना आपको ये दिया गया कि किसने कितने समय के लिए लगाया। बस आपको सीधा सीधा ये कह दिया कि ए ने टोटल पैसे का 1/6 लगाया और टोटल समय के 1/6 के लिए लगाया। तो देखिए इस सवाल की सबसे गजब की ट्रिक क्या कहती है। देखिए ये जो नीचे का 6 और 4 है, पहले तो पैसे लिखा, पहले मैंने 1/6 और 1/4 पहले पैसे लिखा। 6 का 4 का एलसीएम ले लो। 6 का 4 का एलसीएम बेटा 12 आएगा। 6 का 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हम मानेंगे कि टोटल पैसा 12 रुपये था। क्या मानेंगे? टोटल पैसा 12 रुपये था। यानी बिजनेस में टोटल 12 रुपये लगे। अब इस वाले 6 का और इस वाले 4 का एलसीएम लेंगे तो भी 12 आएगा। यानी 12 रुपये 12 ही महीने के लिए लगाए। 12 रुपये 12 महीने के लिए लगाए। क्लियर हो गई ना बात? अब देखिए इस 12 का 1/6 कितना होता है? 2 होता है ना। 12 का 1/6 होता है 2। यानी ए ने 2 रुपये लगाए। कितने समय के लिए लगाए? टोटल टाइम के 12 महीने के 1/6 के लिए। 12 का 1/6 कितना होता है? 2 होता है। यानी ए ने 2 रुपये 2 ही महीने के लिए लगाए। आइए बात करते हैं बी की। टोटल पैसा 12 था, 12 का चौथाई 3 होता है। यानी बी ने 3 रुपये कितने समय के लिए लगाए? 1/4 समय के लिए लगाए। अब 12 महीने तो टोटल टाइम है, 12 का चौथाई फिर से 3 हो जाएगा। यानी बी ने 3 रुपये 3 ही महीने के लिए लगाए। बात करता हूं सी की। सी ने शेष धन, बेटा शेष धन कितना बचा? टोटल धन 12 था, 12 में से 2 और 3 5 रुपये लग चुके हैं। ये मैंने देखो पहले पैसा लिखा और फिर मैंने टाइम की मल्टीप्लाई कर दी। क्यों? क्योंकि नियम है बेटा, पूंजी और समय की गुणा लाभ का रेशो होता है। क्योंकि जो आदमी जितना पैसा जितने समय के लिए लगाता है उसी हिसाब से वो लाभ का हकदार होता है। बात समझ लेना ये। अब सी ने शेष धन कितना बचा बेटा? 7 रुपये बचा। क्योंकि 12 में से 3 और 2 5 रुपये तो ए और बी ने लगा दिए। तो सी ने शेष धन यानी 7 रुपये लगाए। कितने समय के लिए? टोटल टाइम के लिए। टोटल टाइम कितना था? 12 महीने। यानी गुणा में क्या कर दोगे? 12 कर दोगे। ये रहा इनके लाभ का रेशो। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 12 सते 84। अब वो तो कहता है टोटल प्रॉफिट हुआ 19,400 रुपये का, और मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट हुआ कितने रुपये का? इस सबको आप ऐड करेंगे तो कितना बैठेगा आपका? 97 बैठेगा। एक बार ऐड कर लेते हैं। 9 और 4 13, 4 17 का 7 80 ले 8 1 9, 97 बैठा। उसका प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट का कितने गुना बेटा? 200 गुना। कितने गुना? 200 गुना। 200 की गुना जिसमें भी आप कर दोगे उसी का प्रॉफिट आ जाएगा। 200 चौके 800 रुपये ए का प्रॉफिट, 200 निम्मा 1800 रुपये किसका प्रॉफिट? बी का प्रॉफिट। 284 जा 16,800 रुपये किसका प्रॉफिट? सी का प्रॉफिट। तो ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है बाबू पार्टनरशिप का। अगर आपको दोबारा ये पढ़ना हो तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक कर लीजिए और इसको दोबारा पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पुलिस में तो आएगा ही आएगा। यूपी पुलिस की हर परीक्षा में आएगा ही आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप जल्दी से सवाल नंबर 5 देख लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, रेस का चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, या फिर एफिशिएंसी भी कह सकते हैं आप। देखो 3 लड़के एबीसी हैं, 3 लड़के हैं, मैं थोड़ा उधर लिख देता हूं। 3 लड़के एबीसी हैं। 3 लड़के एबीसी क्या करते हैं? दौड़ रहे हैं। 3 लड़के एबीसी दौड़ रहे हैं। अब दौड़ रहे हैं तो यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा ए की गति बी से डबल है, ए की गति बी से डबल है और बी की स्पीड सी से 3 गुनी है। सी की स्पीड अगर 1 मान लूँ तो बी की 3 गुनी 3 हो जाएगी, और ए की बी से डबल है तो ए की कितनी स्पीड हो जाएगी? ए की स्पीड 6 हो जाएगी। ठीक है बाबू, ये रेशो आपको बनाना होगा। ये कह रहा है ए की स्पीड बी से डबल है, बी की स्पीड सी से 3 गुनी है, तो बी की सी से 3 गुनी हो गई। 1 तिया 3,
और a की b से डबल हो गई, 3 दूनी 6। तो ये रेशो इनका किस चीज का रेशो बना? ये रेशो मेरे बाबू इनकी स्पीड का रेशो बना। किस चीज का रेशो बना मेरे बच्चे? स्पीड का रेशो बना, ठीक है ना। अब आइए वो क्या कहता है, वो कह रहा है यदि c किसी दूरी को 72 मिनट में तय कर लेता है, यदि c किसी दूरी को 72 मिनट में तय कर लेता है, तो बताइए उसी दूरी को A कितने मिनट में तय करेगा, B कितने मिनट में तय करेगा, ठीक है ना बच्चे। तो ध्यान से देखिए इस सवाल को, ये इनकी स्पीड का रेशो है। किस चीज का रेशो है? ये इनकी स्पीड का रेशो है। और याद रखना मेरी बात, स्पीड का रेशो कह सकता है, इनकी गतियों का रेशो कह सकता है, इनकी कार्य कुशलता का रेशो कह सकता है, इनकी दक्षता का अनुपात कह सकता है, इनकी क्षमता का रेशो कह सकता है। इन पांचों का मतलब एक ही होता है। क्या क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कार्य कुशलता, दक्षता, क्षमताओं का अनुपात, इनकी स्पीड का रेशो, इनकी गतियों का अनुपात, इन सब बातों का एक ही मतलब है कि ये इनकी स्पीड का रेशो है। और आपको पता ही होगा स्पीड समय की रिवर्स होती है, स्पीड समय की रिवर्स होती है। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब इस रेशो से हम टाइम का रेशो कैसे बनाएंगे? तो 6 का, 3 का और इस 1 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 6 का, 3 का, 1 का बेटा एलसीएम लेंगे, जो कितना आएगा? जो 6 आएगा। अब इस 6 को इन तीनों से डिवाइड करिए, 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और 1 छिका 6, ठीक है बच्चे। तीनों के टाइम का रेशो मेरे पास आ चुका है। अब देखिए, वो तो कहता है कि सी लेता है 72 मिनट, और मेरे हिसाब से मेरा सी कितना टाइम लेता है? केवल 6 मिनट। वो तो कहता है सी लेता है 72 मिनट सवाल में, मैं कहता हूँ सी का टाइम है 6 मिनट। उसका मान मेरे मान का 12 गुना, 12 छिक 72, उसका मान मेरे मान का 12 गुना। अब देखिए 12 की गुना 1 में कर दोगे, 12 एकम 12 मिनट लेगा ए, 12 की गुना 2 में कर दोगे, 12 दूनी 24 मिनट लेगा बी। तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा बेटा 24 मिनट। कितना? 24 मिनट। चलिए, तो बहुत अच्छा, इस सवाल में समझने की क्या बात है? इस सवाल में बेटा समझने की बात ये है कि स्पीड के रेशो से आप टाइम का रेशो कैसे बनाओगे, इसमें यही तो समझना है। स्पीड के रेशो से टाइम का रेशो कैसे बनता है? एलसीएम ले लेना, तुरंत बन जाएगा। जैसे 6 का, 3 का, 1 कैल्शियम 6 लिया, इस 6 को इन तीनों से डिवाइड करके नीचे लिख दो, ये ही इनके टाइम का रेशो होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आते हैं आगे सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 परसेंटेज का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अक्सर बच्चे इस सवाल में आंसर टैली करना पसंद करते हैं, है ना, लेकिन आज से आप आंसर टैली नहीं करोगे, मैं डायरेक्ट इसका जुगाड़ देता हूँ। नमक और पानी के घोल में 15% नमक है, नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। इसमें से 30 लीटर पानी गर्म करके, उस मिश्रण को गर्म करके 30 लीटर पानी उसमें से उड़ा दिया जाता है, तो नमक का प्रतिशत बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, नमक का प्रतिशत बढ़कर 15 की जगह कितना हो जाता है? उसमें 20% नमक हो जाता है। बताइए मिश्रण मूल घोल की मात्रा कितनी थी? बताइए उसमें टोटल जो घोल था वो कितने लीटर था? आया ना सवाल समझ में? मैं फिर बता देता हूँ, एक घोल में 15% नमक था, उस घोल को गर्म किया गया, उसमें से 30 लीटर पानी उड़ गया। 30 लीटर पानी उड़ने के बाद जो उसमें नमक था, उसका जो परसेंटेज था बेटा, वो 15 की जगह कितना हो जाता है? 20 हो जाता है, ठीक है। बताइए वो घोल टोटल कितने लीटर था? तो देखिए इस सवाल का सबसे खतरनाक जुगाड़, जितने लीटर पानी उड़ा पहले वो लिखिए, मल्टीप्लाई जितने परसेंट नमक उसमें वर्तमान में बचा उसकी गुना करिए, गुना में 20, और बटे में दोनों परसेंटेजों का डिफरेंस कितना होगा? 5 होगा। खत्म, 5 चौक 20, 30 चौक 120, यानी वो मिश्रण टोटल कितने लीटर था? 120 लीटर टोटल मिश्रण था बाबू। ये 120 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है बात? आइए इसके बाद हम आते हैं अगला सवाल नंबर 7। अब देखिए सवाल नंबर 7 जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको डीआई का क्वेश्चन मैंने दिया है, डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है बच्चे। अक्सर परीक्षाओं में डीआई का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। यानी आपको वो एक ऐसी तालिका दे देगा और आपसे वो 2-3 प्रश्न पूछ लेगा। मैंने इसमें 7, 8, 9, 10 4 प्रश्न आपको बना कर दिए, और ये वाला क्वेश्चन
एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का। 2017 में एसएससी सीजीएल ने ये क्वेश्चन दिया था, है ना। तो क्यों ना इसको हम पढ़ लें बेटा। तो आइए देखिए, इसको पढ़ना बहुत ही आसान होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये एसएससी ने दिया था। आइए तो जरा देखिए, ये 2014, 2015, 16, 17, 18 और ये गाड़ियों के नाम हैं। ए प्रकार की गाड़ी, बी प्रकार की गाड़ी, सी डी ई प्रकार की गाड़ी। यदि मैं आपसे पूछूं कि 2015 में बी प्रकार की गाड़ियां कितनी हैं, 49 है, ऐसा बाबू ऊपर भी दिया गया, ऐसा इस निर्देश में भी आपको दिया गया है कि तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक है, यानी 2014 में बी प्रकार की कितनी गाड़ियां थी, 46। ठीक है, 2017 में ए प्रकार की कितनी गाड़ियां बनी, 66 बनी। तालिका को पढ़िए और दिए गए 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए सवाल नंबर पहला, इसका पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं। देखिए 2017 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। जब आप एसएससी एमटीएस की परीक्षा देंगे, जब आप एसएससी सीजीएल देंगे, एलडीसी देंगे, सीपीओ देंगे, तब ये डीआई का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्यों ना प्यारे बच्चों इसे ढंग में तैयार कर लिया जाए। तो आइए, ये कह रहा है 2017 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले देखो, ये मैंने एक सर्किल बना लिया, इसमें डी प्रकार की सारी गाड़ियां रख दूंगा। डी प्रकार की जितनी भी गाड़ियां हैं, देखो डी प्रकार की कितनी गाड़ियां हैं, 48, 56, 63, 65, 68, इन सभी को ऐड करिए। इसमें देखो मैं यहां लिख देता हूं बेटा 48, 56, 63 प्लस 65 प्लस 68, ये डी प्रकार की टोटल गाड़ियां हैं मेरे बच्चे। ये डी प्रकार की टोटल गाड़ियां आपके पास है। अब ये आपको कह रहा है कि इनको जब आप ऐड करेंगे, जब आप डी प्रकार की सारी गाड़ियां ऐड करेंगे तो आपका सम कितना आएगा। आपका सम कितना आएगा, जरा इनको जल्दी से ऐड करिए। 8 5 13 और 6 19, 20 21 22 और 8 30 और 300। बाबू इनका ऐड ना 300 आएगा, इनका जो सम आएगा वो 300 आएगा। अब देखिए काम की बात, जो काम की बात है, जो डी प्रकार की गाड़ियों का टोटल एंगल होगा, भाई पूरा कोण तो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। पूरा एंगल तो 360 डिग्री का होगा, जो किसके इक्वल है, जो 300 कार के इक्वल है। जो किसके इक्वल है, जो 300 यानी 300 गाड़ियों के बराबर है। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि 300 कारें, 300 कारों का केंद्रीय कोण टोटल की बात करूं तो 360 डिग्री, क्योंकि ये सेक्टर है, पूरे का पूरा सर्किल का सेक्टर 360 डिग्री का होता है। और पूरी की पूरी टोटल गाड़ियां कितनी है, टोटल डी प्रकार की टोटल 300 कारें हैं। तो 300 कारों का कोण 360 डिग्री है। इसने मुझसे पूछा क्या है, इसने पूछा है 2017 में डी प्रकार की कारों का केंद्रीय कोण बताइए। तो सबसे पहले देखो 2017 में डी प्रकार की गाड़ी है कितनी, तो 2017 में डी प्रकार की तो गाड़ियां 65 है, यानी इसका एंगल पूछ रहा है वो इस वाले का 65 का। तो जब मुझे पता है कि 300 गाड़ियों का एंगल 360 डिग्री है, तो बेटा एक कार का एंगल कितना बन जाएगा, एक कार का एंगल बन जाएगा 360 बटे 300 डिग्री। एक कार का एंगल बन जाएगा 360 बटे 300। 65 का कितना बनेगा, गुणा में 65 कर दीजिए। अगर 65 कारों का पूछता है तो मेरे बच्चे क्या कर देगा, 360 बटे 300 और गुणा में 65 कर दीजिए। ये आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जरा सोल्व करिए इसको, इसे काटोगे तो आपका 78 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री, 78 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यानी सबसे पहले आपको ये देखना है डी प्रकार की गाड़ियां हैं कितनी, 300, उसको 360 डिग्री के इक्वल रख देना है। और 1 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको 360 बटे 300, और उसने पूछा था 2017 में डी प्रकार की गाड़ियों का एंगल, तो 65 से गुना कर दो। 1 डिग्री की वैल्यू में एक कार की वैल्यू इतने डिग्री, तो 65 गाड़ियों की वैल्यू कितने डिग्री, गुना में 65 कर दीजिए। चलिए बच्चों, इसी का सवाल नंबर 2 देखिए।
इसको आप अच्छे से पढ़ना बाबू, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 2 देखो, सॉरी इसका तो सवाल नंबर 8 है, जल्दी से खत्म करिए, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। वर्ष 2016 में ए प्रकार की गाड़ी, ध्यान से सवाल पढ़ना, 2016 में ए प्रकार की और 2014 में ई प्रकार की। तो 2014 में ई प्रकार की गाड़ी देखो कितनी कितनी थी, तो 2016 में ए प्रकार की गाड़ी थी 44 और बेटा 2014 में ई प्रकार की गाड़ी थी 46। इन्हें जोड़ो जरा, कितना आ गया बेटा, 90 आ गया। इन्हें जोड़ो तो 90 आ जाएगा। आगे आइए जरा, अब आगे क्या कह रहा है, का कुल उत्पादन, तो ए का ई का इतने इतने वर्ष में कुल उत्पादन 90। अब कोमा, अब आगे पढ़ो, कह रहा और 2014 से 2018 तक सी प्रकार की कारों का कितने प्रतिशत है। यानी ये वाली चीज जो है ये 2014 से लेकर के 2018 तक सी प्रकार की गाड़ियों का कितने परसेंट है। तो 2014 से 2018 तक सी प्रकार की गाड़ियां कितनी है, सभी को जल्दी से ऐड करिए। 54, 45, 45, 50 और 56 जोड़िए इसे, 54, 45, 45, 50 और 56। इनको तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है कि आप बिना जोड़े इस सवाल को कर दो, इनको ऐड करना ही करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, 6, 4, 10, 10, 20 हासिल 2, 5, 5, 10, 5, 15 और 4, 19 और 2, 21 और 4, 25। तो बेटा 250 हो गया। ठीक है, बस उसने यही तो पूछा था कि 2016 में ए प्रकार की और 2014 में ई प्रकार की कुल गाड़ी यानी 90 और 2014 से 18 तक सी प्रकार की कुल गाड़ियों का कितने परसेंट है। यानी इसने ये पूछा था मेरे बच्चे 90 250 का कितने प्रतिशत होगा। इससे आसान और क्या चाहिए, इसे काटोगे तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36% आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए इसी के साथ सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। जल्दी से सवाल नंबर 9 देखिए, बस 2 क्वेश्चन इस क्लास के बचे हुए हैं, एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सवाल नंबर 9 कहता है 2018 में कारों का औसत उत्पादन। अब देखो इसने पहले ही आपसे औसत निकलवा लिया, तो आपको निकालना पड़ेगा 2018 में ए प्रकार की गाड़ियों का औसत निकालो। देखो 2018 में कारों का औसत, 2018 की सब गाड़ियों का औसत, तो 2018 की सब गाड़ी कितनी है, ये रही 65। ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन पूरी की पूरी, इसे ऐड करिए, 65, 72, 56, 68 और 64। इनका आपको बेटा औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। इनका औसत कैसे निकलेगा भाई, कितनी संख्या है ये, औसत क्या होता है, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। इनके सम को, इनको जोड़ करके किससे डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, इनका एवरेज निकल जाएगा। भाई 5 संख्याओं के योग को अगर 5 से भाग दे दोगे तो उनका एवरेज ही तो निकलेगा। जरा इसको 5 से भाग दीजिए, इसको जोड़ करके कितना इनका योग आएगा, 6, 4, 10, 8, 18, 2, 20 और 5, 25 का 5, हासिल लगे 2, 6, 6, 12, 5, 17 और 2, 19, 1, 20, 6, 26, 4, 30 और 2, 32। बाबू 325 इनका सम बना, 5 से इसको डिवाइड करिएगा, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। औसत कितना आ गया, 65 इनका औसत आ गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा 2018 में गाड़ियों का औसत कितना है, 65 है। इसके बाद आप देखो क्या कह रहा है, फिर देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 2015 में डी और 2015 में डी प्रकार की गाड़ी। चलो जी, जो भी होगी देखेंगे। 65 औसत इनका आ गया। 2015 में डी प्रकार की गाड़ी, 2017 में बी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से लगभग कितने परसेंट कम है। ये कह रहा है 2018 में सभी गाड़ियों का जो औसत है 65, वो 2015 में डी प्रकार की गाड़ी 56 है और 2017 में बी प्रकार की गाड़ी बाबू कितनी है, 64 है। ये 65 इन दोनों के उत्पादन से कितने परसेंट तक, लगभग मान बताना है कितने परसेंट तक कम है। तो 6, 4, 10 की 0, हासिल 1, 6, 1, 7 और 5, 12। अब देखो ये 65 है, ये 120 है, बस ये बताना है 65 120 से लगभग कितने परसेंट कम है। तो मेरे प्यारे बच्चे 65 120 से कितना कम है, 55 कम है। 55 120 का कितने परसेंट है, गुणा में 100 कर दीजिए और इसका बेटा लगभग मान निकाल लेना, तो 45.83 इस सवाल का
करेक्ट आंसर आएगा, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये था क्लास का सवाल नंबर 9। आइए इस सवाल का अंतिम प्रश्न, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? सवाल नंबर 10, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जल्दी से क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अभी तक जिसने चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मैं भी देखता हूँ कितने लाइक आप लोगों ने किए हैं। जल्दी से सभी बच्चे क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए प्यारे बच्चे, सवाल नंबर 10 क्या कहता है? 2017 में टाइप ए और 2014 में टाइप सी कारों के कुल उत्पादन का। अब 2017 में ए प्रकार की कुल कितनी कार है? फटाफट लाइक कर दो बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा। जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट लाइक करिए क्लास को। चलिए, तो 2017 में टाइप ए तथा 2014 में टाइप सी की कार। तो 2017 में टाइप ए की कितनी कार है? 66 है। 2014 में टाइप सी की कितनी कार है बेटा? 54 है। जोड़िए कितना आएगा? 6 4 10, 6 4 10 11 12, 120 आएगा। तो 2017 में ए प्रकार की गाड़ी, 2014 में सी प्रकार की गाड़ियों का कुल उत्पादन कितना हुआ? 120 हुआ। इसका बताना है अनुपात, किसके साथ अनुपात बताना है वो देखिए। कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें देखिए, कुल उत्पादन का 2014 में टाइप बी, 2014 में टाइप बी, 2017 में टाइप सी तथा 2018 में टाइप ई की कुल गाड़ियों का अनुपात बताना है इस 120 से। तो 2014, 17, 18 में बी सी ई प्रकार की गाड़ी कितनी है? देखो, 2014 में बी प्रकार की गाड़ी है 46, 2017 में सी प्रकार की गाड़ी है 50, और 2018 में ई प्रकार की गाड़ी है बेटा 64। इन सभी को ऐड करिए तो 64 और 6 70, और ये कितना हो जाएगा? 40, 110, और 50 जोड़ोगे तो इनका सम बैठेगा 160, इनका योग 160 है। बस यही तो पूछा है कि 120 का 160 के साथ रेशो बताइए। तो 40 तिया 120, 40 चौके 160, तो ये अनुपात आ गया मेरे बच्चे 3:4। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये क्वेश्चन बाबू बिल्कुल एक एक बच्चा तैयार कर लेगा। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि अभी तक किसी बच्चे ने सब्सक्राइब ना किया हो। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सभी प्यारे बच्चे 10 के 10 प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, और जिसने भी अभी तक पहले की 8 क्लास मेरी ख़त्म हो चुकी है, 8 क्लासें मैं पढ़ा चुका हूँ। जिस भी किसी बच्चे ने 8 क्लास ना देखी हो, सभी प्यारे बच्चे 8 की 8 क्लासों को देख लेना, तब दिल्ली पुलिस की परीक्षा दे के आना। 100% सफलता मिलेगी, आपको बहुत मदद मिलेगी परीक्षा में बाबू। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।